Dear students, in this video we will discuss the 8th class Honeydew book, chapter number 3, Glimpses of the Past. In this chapter we will discuss the events which happened in our country between 1757 and 1857. In the first chapter we will discuss about the freedom fighters, or you can say martyrs, विच मीन वो लोग जो देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं. एंड द चैप्टर स्टार्ट्स विद द सॉन्ग बाय लता मंगेशकर और ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी. एंड इन द फर्स्ट पिक्चर अ लेडी इज सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट अ फंक्शन इन दिल्ली. और ये गीत हमारी देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी याद में गाया जाता है. Now next we will read about the company's conquest. The time period between 1757 to 1849. अब जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपनी कंपनी को एक्सटेंड कर रहे हैं इन इंडिया. वो अपनी पावर को फैला रहे हैं. अगर हम 1765 का मैप देखें इंडिया का, तो जो येलो एरिया है वो इंडियन प्रिंसेस का है, मतलब वहाँ पर प्रिंसेस का राज हुआ करता था. और जो पिंक एरिया है वहाँ पर ब्रिटिशर्स का, मतलब जो कि बहुत ही कम था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पर ही कब्जा कर लिया था. अब उस टाइम में जो इंडिया के प्रिंसेस थे वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे, मतलब वो दूर की नहीं सोचते थे और आपस में ही लड़ते रहते थे. और एक दूसरे राज्यों के प्रिंसेस को हराने के लिए वो ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे थे, जो कि बहुत ही गलत बात थी. Due to that, the people were having no peace because there were constant fights. अब जो सारे प्रिंसेस के बीच में दुश्मनी थी, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा हुआ. अब जो प्रिंसेस थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे और आपस में लड़ लड़ के वो जब कमज़ोर हो जाते थे तब ब्रिटिशर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनको हरा कर वहाँ पर कब्जा कर लेते थे. और उसी टाइम में एक ब्रेव रूलर भी था जिसका नेम था टीपू सुल्तान, जो कि दूर की सोचता था और वो फ्रीडम के लिए ब्रिटिश लोगों से लड़ता हुआ मारा गया था. और काफ़ी समय तक जो टीपू सुल्तान थे वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे. और जो लोग हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि ये अंग्रेज़ अच्छे नहीं हैं, कोई कह रहा है कि भगवान ने ही इनको भेजा है, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे प्रिंसेस को भी मार डाला, उनको थ्रोन से भी उठा दिया. एंड दे सेड दैट वी हैव बिकम देयर स्लेव्स नाउ, कि हम उनके गुलाम बन चुके हैं. वो किसी और कंट्री से आके उन्होंने हमारी कंट्री में हमें ही अपना गुलाम बना लिया है. अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है वो है 1765 से 1836 तक का. And till then the Britishers had established their company and they were growing. और इस टाइम पीरियड में ना रिलीजियस लीडर्स की बात की गई है जो कि धर्म गुरु होते हैं. During that time the people were superstitious. और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जैसे तुम्हारी जात नीवी है, हमारी ऊंची है, like that kind. And they said that anyone who crosses the seas loses his religion, कि अगर वो कोई अगर कोई समुंदर को पार करेगा तो वो अपना रिलीजन, अपना धर्म को खो देगा. ऐसे सुपरस्टिशन है उनके बीच में. और वो कहते थे कि जो वुमेन हैं यही सारे दुख का कारण है. अब जो कुछ इंडियन पीपल थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज़ कर दिया था, मतलब वो ब्रिटिशर्स के आगे पीछे घूमते रहते थे, बटरिंग करते रहते थे. और ब्रिटिशर्स उनके बारे में क्या सोचते थे, वो कहते थे कि द नेटिव्स आर, दैट मीन द इंडियंस आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं हैं, हम उन पर इंडियंस पर भरोसा नहीं कर सकते. और ये डायलेक्ट सुनने के बाद एक इंडियन बोलता है कि हाँ आपकी बात सच है पर मैं ऑनेस्ट हूँ. मतलब ये कुछ ऐसे इंडियंस है जो उनके आगे पीछे घूमते रहते थे. जब ब्रिटिशर्स का राज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा दिए. और जो लैंड ओनर थे जिनकी खुद की लैंड थी उनको भी अपने ही लैंड पर काम करने के लिए, कोई भी खेती उगाने के लिए उनको टैक्स पे करना पड़ता था. और टैक्स भी इतना ज़्यादा था कि दे वर अनेबल टू पे एंड ग्रेजुअली दे लॉस्ट देयर लैंड्स. और इतना करने के बाद भी ब्रिटिशर्स और वो आइडियाज़ लगा रहे थे कि इनसे और
कैसे और ज़्यादा प्रॉफिट लिया जाए। और फिर उन्होंने एक और रूल बनाया कि जो इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर हुआ सामान हमारे देश में आएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो इंडियन पीपल होंगे वो प्रॉपर टैक्स पे करेंगे, पर जो इंग्लैंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगी उन पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। और इसका फ़ायदा क्या था उनको कि जो मतलब सामान था वो सस्ता हो जाएगा और इंडियन लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाई करेंगे और जो सारी मनी होगी वो वापस इंग्लैंड को जाएगी। और उस समय में इंडिया का सारा पैसा इंग्लैंड को जा रहा था। और ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल नीचे गिरा दिया। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज जो मतलब फार्मर्स थे उनकी बहुत बुरी हालत थी, उनको अपनी ही लैंड पर, ज़मीन पर खेती उगाने के लिए टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। और 1822 से 1836 के बीच जो 15 लाख इंडियन थे वो स्टारवेशन से उनकी डेथ हो गई थी, मतलब भूखमरी से। और जो मतलब जब ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, जो नई नई रोज़ रोज़ निकालते थे, टैक्स भरना पड़ेगा, या जो ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और ऐसी पॉलिसीज़ ने हमारे देश के लोगों को मतलब बर्बाद कर दिया था, उनके बिजनेस बिल्कुल बंद कर दिए थे। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है राजा राम मोहन रॉय का 1772 से 1833। और वो एक बहुत ही पढ़े लिखे एक लर्नड मैन थे फ्रॉम बंगाल, एंड ही अंडरस्टूड दैट व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। और उन्होंने कहा कि हमारा जो एंशियंट कल्चर है वो बहुत ग्रेट है एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, कि हम बहुत अचीवमेंट्स पा सकते हैं, एंड वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। पर उससे पहले हमें अपनी सोसाइटी को ही रिफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सुपरस्टिशंस, और वो जो सुपरस्टिशंस हैं, जो अंधविश्वास हैं, हमें सबसे पहले उनको मिटाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। एंड राजा राम मोहन रॉय साइंस से बहुत अट्रैक्टेड थे, एंड ही सेड दैट नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, हमें उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। और उनका बिलीव था कि हमारे देश के लोग भी ब्रिटिशर्स की तरह कोई भी इन्वेंशन कर सकते हैं और वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर उन्होंने मतलब न्यूज़पेपर स्टार्ट करवा दिए, पर लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने वो न्यूज़पेपर 1823 में बंद करवा दिया था। और राजा राम मोहन राय की वाइफ का नाम उमा था, और वो उनको समझाते थे कि जैसे काऊ का कलर अलग अलग होता है लेकिन दूध का कलर सेम ही होता है। और वैसे ही जो अलग अलग टीचर्स हैं या कुछ भी उनके ओपिनियंस होते हैं, वो उनके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं मतलब उनकी बातों का मतलब एक ही होता है, मतलब वो रिलीजन रिलेटेड बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी धर्म ऊंचा या नीचा नहीं होता। और उस टाइम में जो अंधविश्वासी लोग थे वो सोचते थे कि समुद्र पार करने से धर्म जो भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन राजा राम मोहन राय ने सी को क्रॉस किया एंड उन्होंने देखा कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो कैसे पावरफुल हो रहे हैं। और उन्होंने ब्रिटिशर्स को जाके कहा कि यू आर अ रूलर्स, कि आप हमारे रूलर हैं, हमारे पर राज कर रहे हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि हम आपकी प्रजा हैं, और एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी प्रजा। दैट मीन अ रूलर मस्ट टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। और उन्होंने ऐसी बातें मतलब उनको जाके बोली, और वो समझाना चाहते थे कि वो हमारी कंट्री के साथ गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम पीरियड है ऑपरेशन का, 1765 से 1835। और ऑपरेशन होता है कि किसी को अपने दबाव में रखना, जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडियन पीपल को रखते थे। और इस टाइम पीरियड दौरान उन्होंने एक एक्ट पास किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट एनीबडी कैन बी पुट इन प्रिजन, चाहे उसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, ये ब्रिटिशर्स की मर्जी थी कि वो किसी को भी जेल में डाल सकते थे। और उस टाइम में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको बहुत बिग सैलरीज दी जाती थी, और जो इंडियन ऑफिसर्स थे उनको मतलब बहुत कम सैलरी थी ब्रिटिशर्स के कंपैरेटिव। और इनके अलावा वो अपने प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। और 1829 में जो ब्रिटेन है वो हमारे देश में 7 करोड़ का ट्रेड कर रहा था, मतलब जो सारा पैसा वो अपने देश से गुड्स को एक्सपोर्ट करके इंडिया में, और वापस सारा पैसा ब्रिटेन को जा रहा था।
अब जो इंडियन पीपल थे वो कॉटन उगा रहे थे और वो रॉ कॉटन ब्रिटेन को जाता था बहुत ही सस्ते में, और वापस उस कॉटन को यूज़ करके वो जो कपड़ा बनाते थे वही सेम कपड़ा इंडिया में आता था बहुत महंगा हो के, और सारा प्रॉफिट ब्रिटेन को जाता था। नेक्स्ट टाइम पीरियड है डिससेटिस्फैक्शन का 1835 से 56, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। और जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने सजेस्ट किया कि अब इंडिया में इंग्लिश भी स्टार्ट होनी चाहिए, और इन लोगों को बहुत मतलब टैक्ट आते थे कि इंडियन लोगों को वो अपने आइडियाज़ मनवा लें, और उन्होंने कहा कि वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश सो दैट द इंडियन पीपल कैन ऑल्सो डू द जॉब्स ऑफ क्लर्क एंड अदर जॉब्स ऑल्सो। मतलब जब इंडियन पीपल भी इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो भी किसी भी टाइप की जॉब करने के एबल हो जाएंगे। और जो लोग थे वो मान गए और वो कहने लगे कि यस वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, कि हमें अपने भाइयों बहनों को पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश उनको आनी चाहिए। और वो समझते थे कि अगर हम में से किसी को इंग्लिश आती होगी तो हम अपनी कंप्लेंट्स जो हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रख सकेंगे। अब अगर हम बात करें 1856 में इंडिया के मैप की, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि मतलब पिंक एरिया कितना कम था जो कि ब्रिटिश एरिया था, और अब भी आप देख सकते हैं कि पिंक एरिया कितना ज़्यादा है, और उस सारे पिंक एरिया में मतलब ब्रिटिश का ही राज था, मतलब अपना पूरा राज फैला चुके थे इंडिया में। एंड नाउ दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडिया, और जो हमारे किंग थे वो भी उनके पपेट्स बन चुके थे, मतलब जो वो कहते थे वही करते थे। और सारे पीपल मतलब अपनी जॉब को लॉस्ट कर चुके थे, खो चुके थे, एंड इवन लैंड ऑल्सो, लैंड तो वो पहले ही खो चुके थे। और फिर लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि हमें इन लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए, वी मस्ट ड्राइव देम आउट फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट टाइम पीरियड है 10 पार्क्स 1855 से 57 तक का। नाउ द टैक्सेस हैड डिस्ट्रॉयड द पीजेंट्स, मतलब फार्मर्स को जो टैक्स थे बहुत ज़्यादा उन्होंने बर्बाद कर दिया था। और बंगाल में जो मतलब सैंथल्स हैं एक ट्राइब है, और वो लोग अपनी लैंड टोटली खो चुके थे, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुके थे। और 1855 में उन्होंने फिर एक आंदोलन स्टार्ट किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अब बिकॉज सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, दंगे हो रहे थे, बिकॉज इंडियन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार वो कर रहे थे, उनकी ही लैंड पर काम करने के लिए इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, कोई उनकी डिज़ायर कोई विशेस कोई कुछ पूरी नहीं की जा रही थी। तो फिर जब इन्होंने आंदोलन किया तो बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा और भी ख़राब हो चुकी थी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसमें कुछ इंडियन लोग भी काम करते थे, और ब्रिटिशर्स तो ऑब्वियसली करेंगे ही। और जो ब्रिटिश एम्प्लॉय थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, और इंडियंस को उनके कंपैरेटिव बहुत ही कम। तो अब डिसकॉन्टेंट जो था वो बढ़ता जा रहा था। और फिर वो जो मतलब इंडियन लोग थे वो कहते थे कि हमें तो कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा, क्योंकि जो आर्मी में इंडियन लोग थे उसका उनका वो सुपरस्टिशन था ना कि अगर हम समुंदर पार करेंगे तो हमारा रिलीजन भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो अगर मतलब उस आर्मी ने अगर कहीं समुंदर पार करके कोई लड़ाई लड़नी होती थी तो वो वहाँ पर नहीं जाते थे, और वो कहते थे कि हम इन अंग्रेज़ों के कहने पर समुंदर क्यों पार करें, हम अपने कस्टम को क्यों बंद करें, क्यों उनके अगेंस्ट जाएं। इसलिए मतलब जो लोग अंधविश्वास में रहते हैं वो आगे बहुत कम ही बढ़ पाते हैं। और फिर मतलब उन सब इंडियन ने सोचा कि हमें इन अंग्रेज़ों को ही जहाँ से बाहर निकालना चाहिए। और तब जो मंगल पांडे थे उन्होंने मतलब अपने ही एक ऑफिसर पर अटैक कर दिया था, तो उनको फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था मंगल पांडे को भी। और कुछ जो ब्रिटिशर थे मतलब बहुत कम जो इंग्लिश मैन थे वो इंडियन लोगों के बारे में सोचते थे, उनकी केयर करते थे, और उनके कस्टम को वो समझते थे। अब नेक्स्ट जो बात आती है, जब मतलब इंडियन सोल्जर्स को मतलब जो ब्राह्मण थे जहाँ पाकिस्तानी थे उनको जब पता चला कि जो बुलेट होती है ना उसकी टिप पर कुछ ग्रीस टाइप सा लगा होता है और उसको मुंह से बाहर निकालना पड़ता है उसको यूज़ करने से पहले। तो मतलब जो ग्रीस टाइप का जो मटेरियल है वो कॉज और पिग के मांस से बनता है। और जब इन हिंदू और मुस्लिम मतलब सोल्जर्स को पता चला कि वो कॉज और पिग्स के मांस से बनता है तो उन्होंने सोचा कि ये तो वाइट पीपल हैं जो हमें धोखा दे रहे हैं, बिकॉज वो सुपरस्टिशियस थे। कॉज तो मतलब उनके लिए बहुत ही एक लाइक पूजा करते थे वो उनकी। और फिर उन्होंने कहा कि हम इनके लिए काम नहीं करेंगे। अब जो वहाँ पर भी मतलब बहुत सारे सिपाही काम करते थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर दिया।
और फिर जो किसी भी एरिया में राजा हुआ करते थे ना, तो उन्होंने गांव के लोगों को ना चपातीज मतलब रोटियां सेंड करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। और मतलब वो कहना चाहते थे कि राजा को अपनी प्रजा की सर्विस की ज़रूरत है, मतलब उनके साथ की ज़रूरत है। और फिर इस तरह से सारे मतलब जो विलेजेस के लोग थे वो अपने राजाओं की मतलब हेल्प करने के लिए वो तैयार हो गए। और फिर सब लोगों ने मतलब पैट्रियट्स जो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान वार देते हैं, मतलब फिर सब लोगों ने डिसाइड कर लिया दैट वी विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल। अब नेक्स्ट होता है फिर रिवॉल्ट 1857 का। और अब मतलब लड़ाई लग चुकी थी, जैसे ओपन फाइट जो होती है मतलब शरेआम उन्होंने बस अब फाइट स्टार्ट कर दी थी जिसमें बहुत ज़्यादा मारकाट हुई। और फिर मतलब लोगों ने बहादुर शाह को अपना राजा घोषित किया और वो लड़ाई के लिए आगे बढ़ने लगे। और अब इन लोगों के अलावा और भी कितने सारे लोग थे, मतलब जिन लोगों की लैंड चली गई थी और वो भी बहुत गुस्सा थे, वो भी चाहते थे कि हम ब्रिटिशर से बदला लें, और वो भी सारे लोग इकट्ठे हो गए उनके खिलाफ। नेक्स्ट इज़ द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। अब बहुत सारे राजा महाराजा इकट्ठा हो चुके थे और जो बेगम हजरत थी लखनऊ की वो भी मतलब इनके साथ मिल चुकी थी कि आई ऑल्सो वॉन्ट रिवेंज, कि मैं भी बदला चाहती हूँ, मैं अपना किंगडम वापस लेना चाहती हूँ। और भी बहुत सारे लाइक जो मौलवी अहमदुल्ला हैं उन्होंने भी अपने लोगों को कहा कि राइज ब्रदर्स राइज, ठीक है, कि जागो उठो, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे बिकॉज द अंग्रेज दे आर रूइनिंग आवर लैंड, वो हमारी लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर अजीमुल्ला खान जो थे उन्होंने तात्या तोपे से कहा कि जो पेशवा नाना हैं, पेशवा नाना साहिब हैं, वो हमारे इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में वो हमारे लीडर होंगे, मतलब हमको वो लीड करेंगे। और एक 80 ईयर ओल्ड थे कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे, उनके रिस्ट में मतलब बुलेट लगी थी और उनकी भी डेथ हो गई थी। और उनके लास्ट वर्ड थे कि मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि मेरी आपसे ये आपके लिए ये लास्ट ऑफरिंग है। और अब हम इस चैप्टर में मतलब जब से अंग्रेज़ आए थे और उस टाइम से लेकर 1857 का जो मतलब विद्रोह था, जो रिवॉल्ट था, वहाँ तक के हमने सारे इंसिडेंट्स इस चैप्टर में कवर कर लिए होंगे। एंड आई होप यू गेट इट।